यहाँ पे हम बात कर रहे थे वोल्टेज गेटिंग की और फिर केमिकल गेटिंग की। ठीक है, केमिकल या जो लाइगेंड गेटिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो वो पिक्चर हमने ड्रॉ की थी वो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के साथ थी, लेकिन अगर उसी जगह पे अगर आपके पास एक बाइंडिंग साइट मौजूद है और उस बाइंडिंग साइट पे आके कोई केमिकल मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और उसके बाद अगेन वो वही काम कराता है कि जी पोर्स ओपन कराता है और उसके नतीजे में आपके आयंस की मूवमेंट होती है फ्रॉम द आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। So that kind of gating mechanism is known as chemical और ligand gating mechanism। अच्छा, इसके लिए यूजुअली जो केमिकल मीडिएटर्स यूज होते हैं वो या तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, ठीक है जी, या फिर वो आपके ग्रोथ फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, या आजकल वो ऑन्कोप्रोटीन्स या प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो केमिकल्स हैं वो किसी ना किसी टारगेट को जाके बाइंड करते हैं और उसके नतीजे में जो वहां पे जो चैनल मौजूद होता है उसको ओपन कराते हैं और उस ओपनिंग के नतीजे में जो केमिकल एक्टिविटी है या व्हाटएवर जो भी सेलुलर एक्टिविटी है वो होती है। जो मोस्ट कॉमन जो केमिकल मीडिएटर है जो यूजुअली लाइगेंड गेटिंग कर रहा होता है वो है एसिटाइलकोलिन, और आपने इसका नाम सुना होगा। ज्यादातर जितना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है दैट इज योर एसिटाइलकोलिन। ठीक है जी, This was about a slight discussion about the cell membrane। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, चूंकि हम सेल पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो पोर्शन आता है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म जैसे कि हमें मालूम है दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। जो जो लिविंग मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म का दैट इज नोन एज या living part that is performing some kind of function is known as the organelles, and those portions which do not perform a function and they are not living bodies they are known as inclusions। बेटा ये किसी कोई पेज पर लट रहा है, आप माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, साइटोप्लाज्म में जब हम बात करते हैं, ये अब ये सेल की एक तस्वीर है, इसमें अगर आप देखें तो मेम्ब्रेन हटाने के बाद और यहाँ पे जो आपको जो पिंक कलर की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है विच इज नोन एज न्यूक्लियस, उसके अलावा जो कुछ भी मौजूद है इस न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक दैट इज योर साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमने बात की थी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज कंटेनिंग द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स व्हिच हेल्प्स इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। ठीक है जी, अब ये जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें कलरफुल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे, या तो ये ऑर्गेनीज हैं या फिर ये इंक्लूजन्स हैं। ठीक है जी, अच्छा, साइटोप्लाज्म जो होता है जैसे कि मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली वो सेमी सॉलिड जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उसके मैशवर्क के नतीजे में उस एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बना देता है और उस मैशवर्क में आपके डिफरेंट ऑर्गेनीज जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। अब ऑर्गेनीज जैसा मैंने आपको बात की परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, तो अब जो डिफरेंट जो सेल्स के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं हम वो बात करेंगे और साथ में हम ऑर्गेनील की बात करेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनील्स को नाम देना शुरू करें तो आपके पास आ जाते हैं अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा फिर आपके पास होते हैं गोल्जी बॉडीज, फिर इंक्लूजन वो क्या कहते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं और इस लाइसोसोम्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, तो पहला ऑर्गेनील है जिसके हम अब इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मास of different water filled sacs which are present throughout the cytoplasm। लेकिन अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें तो जो एक नेचुरल सा जो फॉर्मेट बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आपको नोट करो तो वो आपको न्यूक्लियस के अराउंड नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्टैक्स ऑफ सैक्स हैं, वाटर फिल्ड सैक्स हैं, these are known as the endoplasmic reticulum। endoplasmic reticulum can be of two types। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक अगर आप देखो तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी इरेगुलर किस्म का है और दूसरा वाला जो है वो खासा स्मूथ है। ठीक है जी,
तो जो रेगुलर जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whereas the one which do not has any kind of ribosomes or जो black structures on its surface is known as the smooth endoplasmic reticulum. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कुछ और फंक्शंस हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी उस स्ट्रक्चर की जो उसको रफ बना रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द राइबोसोम। राइबोसोम अगेन इज अनदर ऑर्गेनील। इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है यूजुअली वो किस तरह से होती है कि राइबोसोम के अंदर 2/3 जो होता है वो प्रोटीन होता है, और 1/3 जो होता है इसके अंदर वो राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। ठीक है जी, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड which performs the function of transfer of information from the nucleus towards the cytoplasm। ठीक है जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। मैम डिस्कनेक्ट हो गई। यस मैम आ रही है। ठीक है, आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि राइबोसोम कंटेन्स 2/3 ऑफ प्रोटीन एंड द रिमेनिंग 1/3 इज ऑफ राइबोसोमल आरएनए, और इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म पहुंचाना। अच्छा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं दीज आर स्टडीड ओवर द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। अब अगर आप ये देखो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर आप नोट करो तो ये जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ साथ अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम न्यूक्लियस से निकला और आके जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच हो गया, ताकि ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े और जो फंक्शन है वो इजीली परफॉर्म हो सके। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, जो भी इंफॉर्मेशन आपके जो आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है वो दूसरी लैंग्वेज में होती है, उस लैंग्वेज को डिकोड किया जाता है इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो लैंग्वेज है वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में है, और जब उसको डिकोड किया जाता है तो वो प्रोटीन की फॉर्म में वो लैंग्वेज आ जाती है। यानी जो कमांड न्यूक्लियस ने देना है और सेल में वो फंक्शन परफॉर्म होना है, वो न्यूक्लिक एसिड की जो लैंग्वेज है उससे ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट होने के बाद वो प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद फिर सेल्यूलर फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है जी, तो राइबोसोम का बहुत पिवटल रोल है कि वो अपनी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है और उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। वही प्रोटीन जो बनने के बाद उसकी जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या जो प्रोसेसिंग होती है, जो फाइनल पैकेजिंग से पहले जो प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। एक प्रोटीन है, यूजुअली वो लंबा बनता है, फिर उसको कट करके हाफ किया जाता है, फिर उसमें कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या सॉल्ट्स ऐड किए जाते हैं, कुछ चीजें डिलीट की जाती हैं, कुछ ऐड की जाती हैं, कहीं पे लिपिड ऐड किया जाता है, कहीं पे जो कुछ पोर्शन है वो सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। वो तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोटीन अपनी फाइनल फॉर्म में आने के बाद पैक होना है उसको। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ से आप देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल वेसिकल्स निकल रही हैं और वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गोल्जी बॉडी। अगेन ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनील है जिसका काम क्या है कि ये जो कुछ भी सेल के अंदर बनता है उसको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में पैक कर देता है। ठीक है, यानी जो आपकी जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, तो फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी आपने बनाया है फाइनली वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाता है और वो बाकायदा उसकी जो फाइनल फॉर्म है जिसमें उसको मार्केट होना होता है उस पैकेजिंग फॉर्म में आ जाता है। एग्जैक्टली गोल्जी बॉडीज का काम यही है कि जो फाइनल पैकेजिंग होती है इनटू अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, गोल्जी बॉडीज वो फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन?
नो मैम। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद मैम फिर दैट्स व्हाई राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं ना। एग्जैक्टली हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज इसीलिए कहते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन ही यही है कि वो जो है हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो हमें पता होनी चाहिए कि यूजुअली हमारी बॉडी बाहर का बना हुआ फैट इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है, एज इट इज इस्तेमाल कर लेगी, उसको किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, एज इट इज उस फैट को इस्तेमाल कर लेगी। कार्बोहाइड्रेट बना बनाया होगा और कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, वो बना बनाया ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी, उसको ब्रेक करेगी, ग्लूकोज करेगी और ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेगी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन अगर एज इट इज पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी हो गया ना, तो वो प्रोटीन एज इट इज इस्तेमाल नहीं होता, वो हमारी बॉडी में जाएगा, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होगा, फिर हमारी बॉडी के लिए जो नया प्रोटीन बनना है वो हमारे सेल खुद बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास जो इतनी ढेर अमाउंट में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम्स दिए गए हैं, उसका मकसद ही यही है कि आपकी बॉडी जो है वो एटलीस्ट प्रोटीन सिंथेसिस के मामले में जो है वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है और उसको बाहर की किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। प्रोटीन बनेगा तो सेल के अंदर ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अरे बात समझ में? हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि हम खुराक में जो प्रोटीन खाते हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपको जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी जो अमाइनो एसिड्स है वो प्रोवाइड करने हैं प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री के लिए। और वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आप, जाहिर सी बात है, जब आपके जो कुछ अमाउंट में जो प्रोटीन है वो डेली के हिसाब से ब्रेक होता है, उतनी ही अमाउंट में प्रोटीन जो है वो डेली के हिसाब से आपने रिप्लेनिश कर लिया तो आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि आपकी बॉडी प्रोटीन खुद बना रही है। अमाइनो एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक्स के होने की जरूरत है, एनर्जी होने की जरूरत है, प्रोटीन सेल अपना खुद बनाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। अब इसके बाद फिर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जैसे हमने बात कर ली कि राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसकी मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन होने के बाद गोल्जी बॉडीज ने उसको पैक कर दिया। अब जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो पैक्ड रहेगा, जब जरूरत होगी वो इस्तेमाल में आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मल्टी फंक्शनल या मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनेल की हवाले से मशहूर है, क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। जैसे हमने कह दिया ना कि जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड है, इसने काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो भी प्रोटीन बनेगा उसकी प्रोसेसिंग का काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना इसने। ठीक है, ऐसा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम नहीं कह सकते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है जी, जहां जहां जिस सेल में जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये अपनी जो फंक्शंस है उनको मॉडिफाई करता चला जाता है। से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपके गैस्ट्रिक सेल्स की बात करते हैं जहां पे एसिड सिक्रीशन होती है, तो उन सेल्स में जहां पे एसिड सिक्रीशन होती है वहां पर क्लोराइड को स्टोर करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो तमाम सेल्स जहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वहां पर तमाम के तमाम उन सेल्स के अंदर जो कैल्शियम के स्टोरेज हाउस है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। so much so कि skeletal muscles के अंदर that smooth endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum। यानी इतना इस हद तक कैल्शियम स्टोरेज का काम वो कर रहा होता है जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर के अंदर आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर आपके तमाम के तमाम जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो वहां पे फैट और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो काम है लिवर के अंदर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर अगर हम बात करते हैं तमाम स्टीरॉयड हार्मोन्स की, वो तमाम सेल्स जहां पे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं वहां पर कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफॉर्म करके स्टीरॉयड हार्मोन में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो यानी जैसे जैसे सेल चेंज होता जाता है, जैसे जैसे सेल की रिक्वायरमेंट होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन चेंज करता रहता है। सो एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मल्टीटास्किंग का जो मैकेनिज्म है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ एक काम कर रहा है, दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बाय द राइबोसोम। यहां तक क्लियर है बात? यस मैम। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट आपके पास जो 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 स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखें तो दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। Power house of the cell. एग्जैक्टली ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है जी, जो अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, ऐसा ही है? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में कहाँ यूटिलाइज होती है? Cells के अंदर. आइडिया? एनर्जी कंज्यूम करने के लिए। सेल में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप उसको लंग ऑफ द सेल भी कहेंगे, क्योंकि ये वो वाहिद ऑर्गेनील है जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है और कोई ऑर्गेनील ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया इन एडिशन टू योर पावर हाउस के वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी एटीपीज की सिंथेसिस करता है, उसके अलावा वो आपके लिए रेस्पायर भी करता है। अगर वो आपके ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो जो प्रॉब्लम आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आती है। ठीक है जी, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज योर पावर हाउस। यहाँ पे वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। हाउ? बाय यूजुअली आपने मुझे नहीं पता आपने बायोकेमिस्ट्री में अभी तक ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन यूजुअली होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जब सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उस साइकिल को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद फिर क्या होता है कि आपकी जो 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 प्रोडक्ट बचता है ग्लाइकोलिसिस का, दैट एंटर्स योर माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां जाने के बाद एक और साइकिल होती है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं या टीसीए कहते हैं। ठीक है जी, उस सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर वो जो जो उसका जो प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो एंटर हो जाता है। उसकी एंट्री के नतीजे में आपको बहुत सारे कोफैक्टर्स मिलते हैं और ये कोफैक्टर्स एक और साइकिल है जिसमें एंटर होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है जी, नाउ दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसको एक जो कॉमन नाम है उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये एंटर होता है इसके ये तमाम जो कोफैक्टर्स हैं, और नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि बाय द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है, यानी रिस्पायर कर लेता है, और उस रेस्पिरेशन के नतीजे में आपको एनर्जी मिलती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है जी, तो ये जो फंक्शन है ना ये पूरा का पूरा, यानी ये साइकिल्स का आपस में इंटरलिंक होना और उसके नतीजे में आपको एनर्जी की प्रोविजन और एटीपी का प्रोडक्शन, ये जो काम है ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है आपके सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का, माइटोकॉन्ड्रिया ये कर रहा है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, माइक बंद करें प्लीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जो कि कहलाती है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आपका जो फैट मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो अगेन जो प्रोडक्ट बनता है वो टीसीए में एंटर होता है, टीसीए से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और फिर आपको एनर्जी मिल जाती है। तो वो जो साइकिल है वो पूरी की पूरी उसके जो एंजाइम्स है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, और आपकी बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होके वहीं से जो उसका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली टीसीए में एंटर होता है, और वहां से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो कोफैक्टर्स निकलते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं, अगेन रेस्पिरेशन होती है, अगेन एटीपी बनता है और आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये पूरा मैकेनिज्म है, इस पिक्चर को आप और से देख लीजिएगा। अगेन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल से ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड एंटर हुए। ठीक है जी, एंड रिजल्ट क्या निकलता है? पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोए। अगेन जो मैंने अभी आपको बताया ये प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोए जो कि टीसीए में एंटर होता है।
और इस TCA में एंटर होने के नतीजे में आपकी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है, ATPs बनते हैं, वाटर बनता है, और वाटर की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो वाटर में जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है वो नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल, माइक बंद करें प्लीज। ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है चूंकि उसका फ्री रेडिकल बन सकता है तो उसको बचाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। वो वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो दोनों चीजें जो है वो आपके सेल से बाहर चली जाती हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है जी, इस पिक्चर की जो नरेशन है वो काफी डिटेल में है बुक के अंदर, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अगेन यहाँ पे भी यही चीज है, कैल्शियम के हवाले से बात हो रही है, ये आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके हवाले से बात हो रही है। अगेन आपकी बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसके अंदर जो सोल एनर्जी करेंसी इस्तेमाल होती है हमारी बॉडी में, वो ATP के फॉर्म में होती है। ठीक है जी, तो अगर हम यूं समझ लें कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहने के लिए आपको जो है वो पाक रुपीस की जरूरत है, अमेरिका जाएंगे तो आपको डॉलर्स की जरूरत है, बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे और अगर वहां पे यूटिलाइजेशन करनी है तो व्हाट यू रिक्वायर मोस्ट इज द ATP। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर आपके पास जो है